एनसीईआरटी कहती है कि ये एसिडिक नेचर का होता है, इसका जो नेचर है वो एसिडिक है। और इसकी जो डिस्कवरी थी वो भी बिल्कुल अलग टाइप की थी। इसकी डिस्कवरी में बताया गया कि एक पर्सन थे, उनका नाम था ई कुरोसावा। अब नाम से पता चल रहा है कि जापान के रहे होंगे, नाम से पता चल रहा है ना, यामाहा सुजुकी टाइप का नाम तो ये वहीं के होते हैं। तो ई कुरोसावा जापानीज ओरिजिन के एक पर्सन थे। ये काम कर रहे थे राइस सीडलिंग के ऊपर। किसके ऊपर? राइस सीडलिंग के ऊपर। तो राइस सीडलिंग पे काम करते वक्त इन्होंने देखा कि कुछ राइस सीडलिंग जो है वो एबनॉर्मली ना बिल्कुल, मतलब उनकी स्टेम की लेंथ तो बहुत बढ़ रही है लेकिन पतले पतले से प्लांट और ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं बस। तो इन्होंने उसको नाम दिया कि भाई ये एक फुलिश राइस सीडलिंग डिजीज है। फुलिश जो आप लोगों, वो डिजीज का नाम दे दिया उन्होंने, फुलिश राइस सीडलिंग नाम दे दिया। और उसको बेकेन या बेकेनी जो आप पढ़ना चाहें वो दे दिया नाम उन्होंने। और पाया कि एक फंगस थी जो इस बीमारी को करा रही थी। अच्छा, उसका भी जापानी नाम रख दिया उन्होंने फंगस का, उसको बोला जिब्रेला फ्यूजिकोराई। उसको नाम दे दिया फंगस को जो इस डिजीज को करा रही थी, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, सेमुराई का नाम दे दिया इन्होंने। तो अब ध्यान से सुनना, ई कुरोसावा वाज वर्किंग ऑन ना राइस सीडलिंग्स। उन्होंने राइस सीडलिंग के ऊपर काम कर रहे थे और वहां पे पाया कि राइस सीडलिंग में एक डिजीज हुआ था जिसे फुलिश राइस सीडलिंग डिजीज नाम दे दिया, या इसी को बेकेने भी नाम दिया। और बताया क्या कि ये जो डिजीज है इसे कॉज कर रही है एक फंगस। इस डिजीज को कॉज कर रही है एक फंगस, और उस फंगस का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और इन्होंने ये देखा कि जो नॉर्मल प्लांट था जो इन्फेक्टेड नहीं था वो तो लेंथ में सही ग्रो कर रहा था, और जो इन्फेक्टेड प्लांट्स थे ना, वो इन्फेक्टेड प्लांट्स बेसिकली एक तो पतले पतले से थे और बिल्कुल ऐसे बढ़ते हुए चले जा रहे थे। ठीक है, उनकी जो हाइट थी वो बहुत ज्यादा हो रही थी इस इन्फेक्शन के बाद में। तो हेल्दी प्लांट तो इस तरीके के थे और इस फंगस से इन्फेक्टेड जो प्लांट थे वो इस तरीके के थे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस जिब्रेला फ्यूजिकोराई से इन्फेक्टेड जो प्लांट था उस प्लांट से स्टेराइल फिल्ट्रेट निकाल लिया। स्टेराइल फिल्ट्रेट का मतलब है कि जो ये फंगस इसके अंदर कुछ केमिकल बना रही थी, उस केमिकल को एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसको एक्सट्रैक्ट करके एक हेल्दी प्लांट के ऊपर डाल के देखा कि उसको अगर मैं इन्फेक्ट कराता हूं तो उसमें क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि उसमें भी फिर ऐसे जो है सिम्टम शो होने लग गए। तो फिर लास्ट में उन्होंने बताया कि भाई ये जो फंगस है और प्लांट, ये दोनों ही इस केमिकल को बनाते हैं जिसको हम लोग जिबलरिक एसिड कहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ ऐसे ज्यादा हो रही थी और वही कॉज था पुलिश राइस सीडलिंग डिजीज होने का इस राइस के अंदर। क्लियर है मेरी बात आपको सभी को? और फिर इन्होंने बहुत सारे जिबलरिक एसिड्स बाद में डिस्कवर करे। अब तक लगभग 105 जिबलरिक एसिड, 105 जिबलरिक एसिड मतलब आइसोलेट अलग अलग टाइप के किए जा चुके हैं। 105 टाइप के जिबलरिक एसिड हैं, लेकिन इसमें से सारे नहीं आपको पढ़ने। इसमें जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था वो था GA3, जिबलरिक एसिड 3, और उसी को अब तक सबसे ज्यादा इंटेंसिवली पढ़ा भी गया है। उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है जिबलरिक एसिड 3 के बारे में। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इस प्लांट से जब स्टेराइल फिल्ट्रेट लिया और उस स्टेराइल फिल्ट्रेट को क्या किया इन्होंने, जब हेल्दी प्लांट के ऊपर उसे अप्लाई किया तो उस हेल्दी प्लांट के अंदर आपके सिम्टम्स अपीयर हुए। इसके अंदर क्या हुआ, सिम्टम्स अपीयर हुए। किसके अंदर? हेल्दी प्लांट के अंदर। मेरी बात क्लियर है सभी को? क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये तो इसकी डिस्कवरी की बात है, मतलब पढ़ कुछ और रहे थे, डिस्कवर कुछ और कर दिया इन्होंने। पढ़ रहे थे कि ये बीमारी क्या है और बाद में डिस्कवर उन्होंने फाइनली किसका कर लिया, जिबलरिक एसिड का। मेरी बात समझ पा रहे? ये भी एक तरीके की चांस डिस्कवरी ही मान के चलिए आप। अब अगली बात, ये बनता कहां पे है? और जैसे हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था कि इसके प्रिकर्सर क्या होंगे, जैसे ऑक्सीजन का प्रिकर्सर क्या था, ट्रिप्टोफैन।
जिब्रेरिक एसिड को बनाने का जो प्रिकर्सर होता है उन्हें कहते हैं टर्पिनॉइड्स या टर्पिन। टर्पिन 10 कार्बन का बना हुआ कंपाउंड होता है, और जो जिब्रेरिक एसिड होता है ना, ये होते हैं डाइटर्पिन्स। डाइटर्पिन मतलब 20 कार्बन से बने हुए, तो 2 टर्पिन 10-10 कार्बन के मिलते हैं, तब जाके ये जिब्रेरिक एसिड डाइटर्पिनॉइड कंपाउंड की सिंथेसिस हो पाती है। तो यहां पे अगली बात है कि सबसे पहले प्रिकर्सर, तो इसका प्रिकर्सर होता है टर्पिन, जो 10 कार्बन के होते हैं, और जो जिब्रेरिक एसिड होते हैं ये डाई टर्पिनॉइड्स होते हैं, मींस 20 कार्बन के बने होते हैं। मतलब 2 टर्पिन मिलकर इसे जिब्रेरिक एसिड को बना रहा है। इसकी साइट जहां पे सिंथेसाइज होगा तो ये इंटरनोड में, किसमें? इंटरनोड में और सीड्स में सिंथेसाइज किया जाता है, इंटरनोड्स में और सीड्स के अंदर सिंथेसाइज किया जाता है। और मैंने आपको बताया कि जिब्रेरिक एसिड की बहुत बड़ी फैमिली है, इसमें जिब्रेरिक एसिड 1, जिब्रेरिक एसिड 2, जिब्रेरिक एसिड 3 एंड टिल जिब्रेरिक एसिड 105 तक। आपकी एनसीईआरटी कहती है मोर देन 100 जिब्रेरिक एसिड अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। और इसमें से जो जिब्रेरिक एसिड 3 है, ये पहला डिस्कवर्ड था, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेरिक एसिड था, और इसी को इंटेंसिवली स्टडी किया गया है। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो जिब्रेरिक एसिड 3 के बारे में है। मेरी बात सभी को क्लियर है? चलिए, अब अगली बात आती है कि इसका बायोएसे क्या होगा। बायोएसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था ऑक्सीजन के लिए? अविना कर्वेचर बायोएसे पढ़ा था। तो यहाँ पे जो होता है उसे कहते हैं हम लोग स्टार्च एंडोस्पर्म टेस्ट। जो इसका बायोएसे है उसे कहते हैं स्टार्च एंडोस्पर्म टेस्ट। बहुत आसान है, एक बारी में समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो देखिए, इसका जो बायोएसे है उसको कहते हैं हम लोग स्टार्च एंडोस्पर्म टेस्ट। स्टार्च एंडोस्पर्म टेस्ट। जैसे ये मैंने फ्लास्क लिया और इसमें मैंने बहुत सारे इसको मैं कह दे रहा हूं बार्ले एंडोस्पर्म। ठीक है, बार्ले के एंडोस्पर्म में स्टार्च होता है, बस इतना याद रखना। तो यहाँ पे बहुत सारे बार्ले ले लिए। बार्ले मतलब जानते हो ना, जौ। तो जो कंपाउंड जो बार्ले होता है उसका जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म होता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है स्टार्च। स्टार्च लोगों ने भी थोड़े दिन पहले पढ़ा था, प्लांट के अंदर फूड मटेरियल किससे बना हुआ था? ग्लूकोज से, अल्फा ग्लूकोज से। अल्फा ग्लूकोज के 2 लीनियर स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड थे? अल्फा 1,4 ब्रांच स्ट्रक्चर को अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन, है ना। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म जो था बार्ले का, ये जो बार्ले का एंडोस्पर्म है, उस एंडोस्पर्म में बहुत ज्यादा अमाउंट में भरा हुआ होता है क्या? आपका स्टार्च। तो अगर मैं इसके अंदर जिब्रेरिक एसिड डाल दूं तो इसके अंदर एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है जो सीड के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये जीए अंदर जाके एक्टिवेट कर देता है अमाइलेज नाम के एंजाइम को। किसको? अमाइलेज को। तो इसने जाके जब एक्टिवेट किया अमाइलेज को, अमाइलेज क्या करेगा? ध्यान से सुनना मेरी बात। अमाइलेज क्या करेगा? अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करके माल्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, स्टार्च से माल्टोज बना देता है। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है और माल्टोज एक डाइसेकेराइड है, और माल्टोज के अंदर 2 ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होती हैं जिनके बीच में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो किसी कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल चीज में तोड़ा और सिंपल चीज फिर फर्दर और सिंपल में टूटती है। मतलब इससे माल्टोज को अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे ना तो आपको 2 ग्लूकोज मिल जाएंगे। ये एक डाइसेकेराइड है माल्टोज। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड, उसमें तो बहुत सारी यूनिट्स लगी हुई हैं। तो ये माल्टेशन प्रोसेस कहलाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? माल्टेशन, या इस प्रोसेस को हम लोग माल्टिंग कह देते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में जब हम लोग रोल पढ़ेंगे तो ब्रीवरी इंडस्ट्री के अंदर जहां पे अल्कोहल या बेवरेज की सिंथेसिस की जाती है, तो उसमें माल्टेशन करने के लिए इस जिब्रेरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। मेरी बात समझ में आई आपको? और माल्टेशन क्यों किया जाएगा? देखो, अगर आप सीधा स्टार्च को लेते और उसका फर्मेंटेशन चालू करते तो बैक्टीरिया को बहुत लंबा समय लगता। पहले उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करते, फिर ग्लूकोज फ्री यूनिट में बनता, फिर ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करते, तो बहुत लंबा समय था। तो माल्टेशन से क्या हो जाता है? जो फर्मेंटेशन का समय है वो कम हो जाएगा।
क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन कर देगा पहले ही, और जब ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है इसको फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, उसके बाद में इसका आगे चल के फर्मेंटेशन करवा दो, तो इससे क्या होगा, जो फर्मेंटेशन का पीरियड है वो कम हो जाता है। तो ये माल्ट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। और यहाँ पे बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट में हमने क्या किया, हमने जीए को जब डाला बार्ले के अंदर, जो एंडोस्पर्म था उस एंडोस्पर्म में जो स्टार्च था, उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम जो इसी के अंदर प्रेजेंट था अमाइलेज, उसको इस जीए ने एक्टिवेट किया, और एक्टिवेट करने के बाद में उसने स्टार्च को ब्रेक डाउन करके माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। मेरी बात सभी को क्लियर है? पक्का क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये तो रही बात इसकी। अब आ जाते हैं इनके रोल के ऊपर कि इसके रोल क्या क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ जीए इन प्लांट्स? तो ध्यान से समझना। सबसे पहला, ये जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स, उनके जो स्टेम का एक्सिस होता है जिसपे ग्रेप्स लग रहे हैं उसको इलोंगेट कर देता है, उससे प्रोडक्शन बढ़ सकता है। कैसे? देखो सपोज करो ये एक स्टेम है, पहले ग्रेप लग रहे थे ऐसे ऐसे पास पास में, तो जो पास में लगेंगे तो उनका साइज ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं इनके बीच में जो इंटरनोडल स्पेस है ये वाला, इस एक्सिस को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो ग्रेप्स हैं पहले तो उनका साइज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में दूरी बढ़ जाएगी, वो जो है जब स्पेस मिलेगा तो उनकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी हो पाएगी। तो ये ग्रेप्स के अंदर उसके जो स्टेम के एक्सिस है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे उनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने से ज्यादा यील्ड मिलती है हमें। क्लियर है मेरी बात आपको? तो यहाँ पे सबसे पहला काम जीए क्या कर सकता है, जीए इंक्रीज कर देता है जो है स्टॉक के एक्सेस को इन ग्रेप्स, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा ये इंप्रूव कर सकता है, ये इंप्रूव कर सकता है साइज को और शेप को ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के साइज और शेप को इंप्रूव करने का काम करता है। जैसे कि एप्पल, तो अगर ये आप सपोज करो कोई एप्पल ग्रो कर रहा है, उसकी शेप ज्यादा अच्छी हो और ज्यादा बड़े साइज का हो, तो उसकी मार्केट वैल्यू इतनी अच्छी होगी, उतना महंगा बिकेगा वो। तो ये शेप और साइज को फ्रूट्स के अच्छा कर सकता है, मतलब बड़ा कर सकता है। उसके अलावा इसको हम यूज करते हैं जीए को, अभी माल्टेशन बताया, माल्टेशन करने के लिए, माल्टेशन करने के लिए या माल्टिंग प्रोसेस में, माल्टिंग प्रोसेस में, इसके अंदर ब्रिवरीज में, ब्रिवरीज में, ठीक है, ब्रिवरीज कौन सी होती है, जहां पे अल्कोहल फॉर्मेशन किया जाता है, ब्रेवरेजेस तैयार की जाती है, उन्हें ब्रिवरीज कहा जाता है। उसके अलावा ये एक काम और कर सकता है, शुगर केन जानते हो आप लोग? शुगर केन, तो शुगर केन में उसकी जो स्टेम होती है, उस स्टेम के अंदर तो जूस भरा है, भरा हुआ। अगर ये इसका नोड है, ये इसका दूसरा नोड है, ये इसका तीसरा नोड है, और इसके बीच में जो इंटरनोडल स्पेस है इसको मैंने बढ़ा दिया, इसके इंटरनोडल स्पेस को मैंने बड़ा कर दिया, तो इंटरनोड बड़ा हो जाने से क्या होगा, इसका साइज बड़ा हो जाएगा गन्ने का, और उससे जो उसके अंदर जो जूस एक्यूमुलेट हो रहा है उसकी अमाउंट भी बढ़ जाएगी। तो ऐसा हो सकता है, गन्ने की लेंथ को बढ़ाया जा सकता है। और आपके एनसीईआरटी में एक फिगर दिया हुआ है, इन्होंने बोला है कि जिब्लरिक एसिड को हम यूज करके 20 टन पर एकड़, मतलब 1 एकड़ के खेत में 20 टन मतलब 20,000 किलो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर हम शुगर केन के ऊपर जिब्लरिक एसिड को स्प्रे कर दें। तो 20 टन मतलब 20,000 किलो बहुत बड़ी अमाउंट है, जो 1 एकड़ में प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगी। तो सोचिए कितना ज्यादा फायदा होगा जो इसका यूज करेगा। तो यहां पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि ये इंक्रीज कर सकता है प्रोडक्शन को इन शुगर केन, इन शुगर केन कितना, 20 टन पर एकड़, 1 एकड़ में 20 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। उसके अलावा ये राइपनिंग को डिले कर सकता है, सेनीसेंस को या राइपनिंग को डिले कर देता है। तो सपोज करो कोई फ्रूट लगा हुआ है, कोई फ्रूट लगा हुआ है, उसकी राइपनिंग जितनी जल्दी होगी, जितनी जल्दी वो पकेगा, उतनी उसकी शेल्फ लाइफ कम है, और जितनी उसकी शेल्फ लाइफ कम है उतनी मार्केट वैल्यू उसकी कम है। मार्केट वैल्यू का कम है कि जो चीज जल्दी पक गई, सपोज करो कोई सेलर है, वो मंडी से फ्रूट खरीद के लाता है,
तो फ्रूट को चाहेगा, उसका एक दिन में तो बिकेगा नहीं वो फ्रूट। और वो ऐसा कोई फ्रूट ले आए जो पका पकाया ऑलरेडी हो, बहुत ज्यादा पक चुका हो, तो वो एक दिन या 2 दिन के अंदर खराब हो जाएगा, उसको नुकसान है। तो ये क्या करता है, सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। मतलब अगर इस फ्रूट की राइपनिंग डिले हो जाए या इसका सेनिसेंस डिले हो जाए, टाइम डिले हो जाए, तो इससे क्या होगा, ये लंबे समय तक परसिस्ट कर पाएगा, और जितने लंबे समय तक ये परसिस्ट कर पाएगा उतनी ही इसकी शेल्फ लाइफ या जो इसका मैं कहूं मार्केट वैल्यू है वो लंबी बढ़ी रहेगी। तो ये क्या कर सकता है, डिले करता है, ये डिले कर सकता है सेनिसेंस को या राइपनिंग को इन फ्रूट्स, जिससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी उसकी शेल्फ लाइफ, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। उसके अलावा आप लोग याद करिए, हम लोगों ने प्लांट किंगडम में कोनिफर्स पढ़े थे, जिम्नोस्पर्म जब पढ़ रहे थे, तो कोनिफर्स में एक सीड पढ़ाया गया था आपको, इंपॉर्टेंस जब पढ़ाई गई थी कि चिलगोजा, याद करिए। अरे पढ़ा है, एनसीईआरटी लिखे हुए यार, हंसने वाली बात नहीं है। उसके सीड्स खाए जाते हैं स्पाइनस के, और इसमें हंसने वाली बात, बादाम से महंगे बिकते हैं वो। आप कभी मार्केट में खरीदने जाना उन्हें, वो बादाम से ज्यादा कॉस्टली आते हैं पाइनस के सीड जो होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कोनिफर्स के अंदर उनकी मैच्योरिटी को हेस्टन कर देते हैं। हेस्टन मतलब बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो सपोज करो कोई नया प्लांट लगाया, आपने उसे जिब्लरिक एसिड दिया, वो जल्दी मैच्योर हो गया, तो जल्दी से सीड्स बनाएगा, और जल्दी सीड बनाएगा, आप जल्दी जल्दी उन्हें बेच सकते हो अगर कोई किसान कोनिफर्स की खेती कर रहा है तो ये क्या कर सकता है, हेस्टन कर सकता है मैच्योरिटी प्रोसेस को, मतलब फास्ट कर सकता है मैच्योरिटी प्रोसेस को कोनिफर्स के अंदर, ताकि वो जल्दी मैच्योर होकर जल्दी जल्दी सीड्स की फॉर्मेशन करा सके। तो अगला यहां पे इंपॉर्टेंस यही दे रखा है इन्होंने, इट हेस्टन्स द मैच्योरिटी इन कोनिफर्स, इन कोनिफर्स। लास्ट इसका दे रखा है इन्होंने बोल्टिंग, बोल्टिंग। बोल्टिंग का पहले डेफिनेशन बता रहा हूं, फिर मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा। बोल्टिंग का मतलब है इंटरनोडल इलोंगेशन होना, इंटरनोडल इलोंगेशन होना, और उसके तुरंत बाद में उसको फॉलो करते हुए फ्लावरिंग हो जाना। तो इंटरनोडल इलोंगेशन फॉलोड बाय फ्लावरिंग इज नोन एज बोल्टिंग। क्लियर है मेरी बात आपको? अब ये किसके अंदर होता है? तो कुछ प्लांट्स हैं जिनको कहते हैं, जिनके पास में रोजेट हैबिट होती है, रोजेट हैबिट होती है। रोजेट हैबिट वाले कौन से प्लांट्स हैं? जैसे कि एक कैबेज का प्लांट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कैबेज। तो कैबेज एक एग्जांपल है एक्सट्रीम ड्वार्फिज्म का। एक्सट्रीम ड्वार्फिज्म का मतलब क्या है? आपने जनरली क्या देखा है प्लांट में, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, नोड पे से लीफ निकलती है, नोड पे से लीफ निकलती है, ऐसे देखा होगा आपने। ये बीच में क्या है? इंटरनोड। अगर मैं इस इंटरनोड को खत्म कर दूंगा तो ये लीफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगी? तो कैबेज में ऐसा ही होता है। कैबेज में जो पत्ते खोल के खाते हो ना आप, जो पत्ते काट लेते हो, वो बेसिकली क्या होते हैं, वो इंटरनोड उनका इलोंगेटेड नहीं है, जिसकी वजह से वो पत्ते इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर लिपटते चले जाते हैं, इस तरीके से ऐसे। कैबेज के अंदर ये एक्सट्रीम ड्वार्फिज्म है, जिसकी वजह से इंटरनोडल स्पेस इनका कम हो गया है, इंटरनोडल स्पेस कम हो गया है, और ये ऐसे से हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे जो होते हैं उन्हें, उनको कहा जाता है रोजेट हैबिट वाले जितने भी प्लांट्स हैं। अब अगर मैंने क्या करना है, इस प्लांट के ऊपर जिब्लरिक एसिड डाल दिया मैंने, जैसे ये कैबेज लगी हुई थी, इसको मैंने नहीं तोड़ा और मैंने इसके ऊपर जिब्लरिक एसिड डाल दिया और मैंने इसको छोड़ दिया, तो यहां पे क्या होगा, अगले साल, इस साल नहीं, जैसे इस सीजन में कैबेज लग रही है और मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया, उसको मैंने वहां से नहीं काटा, तो ये क्या करेगा, ये पूरा एक बड़ा प्लांट बन जाएगा जैसे नॉर्मल प्लांट होते हैं, क्योंकि उसकी इंटरनोड क्या हो जाएगी, इलोंगेशन, और उसके थोड़े टाइम बाद उसके ऊपर फूल लगने शुरू हो जाएंगे, जैसे नॉर्मल प्लांट के ऊपर लगते हैं, कैबेज के ऊपर फूल लग जाएंगे। तो उस प्रोसेस को कहते हैं बोल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। और इसमें एक और चीज समझ लीजिए, जो जेनेटिक ड्वार्फ होते हैं, ड्वार्फ मतलब छोटे प्लांट्स, उनको अगर हमें लॉन्ग करना है, उसके ऊपर भी जिब्लरिक एसिड स्प्रे कर दीजिए, वो जो जेनेटिक ड्वार्फिज्म उनके अंदर हुआ है वो इंप्रूव हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैबेज को मैंने क्या किया, इस सीजन पे ग्रो करा, उसके बाद में मैंने जब उसको नेक्स्ट ईयर देखा, ये नेक्स्ट ईयर है, अगले साल, तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, इस कैबेज में जो उसके पत्ते थे वो ऐसे खुल जाते हैं और यहाँ पे इंटरनोडल स्पेस बढ़ जाएगा उनका पत्तों का, ठीक है। यहाँ पे इनका जो इंटरनोडल स्पेस था वो बढ़ गया, और बढ़ जाने के बाद में क्या होगा,
इसके ऊपर फूल आने शुरू हो जाते हैं, इसके ऊपर फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज बोल्टिंग, जहां पे क्या हुआ, पहले इंटरनोडल एलोंगेशन हुई और उसके बाद में उसके ऊपर फॉलोड बाय फ्लावरिंग। ठीक है, और इसमें एक और बता दे रहा हूं, यू कैन इंप्रूव जेनेटिक ड्वार्फ। जेनेटिक ड्वार्फ, अब जेनेटिक ड्वार्फ कौन होते हैं? तो आपने देखा होगा, वो याद है आपको, जीनोटाइप लिखते थे हम लोग क्लास 10th में, वही जीनोटाइप, वही जेनेटिक ड्वार्फ है, जिनका जेनेटिकली ही छोटे होते हैं। उनको अगर आपको बड़ा करना है तो हो सकता है थोड़ा बहुत उनके अंदर इलोंगेशन हो जाएगी। अब आ जाते हैं इसके उसके ऊपर, ये बस मैं 2 मिनट में पढ़ लूं, उसके बाद चले जाना, बस इसे 2 मिनट में पढ़ रहा हूं, ज्यादा देर नहीं लगी इसमें, ज्यादा नहीं है, 2 ही स्लाइड है, बस 2 स्लाइड है, ध्यान से समझिएगा। देखिए 2 स्लाइड है, जल्दी देखिए इधर। यहां पे जिबलरिन्स को बताया हुआ है कि ये एसिडिक पीजीआर है, एसिडिक पीजीआर है। ई कुरोसावा ने ट्रीट किया था जब स्टेराइल फिल्ट्रेट को जिब्रेला फ्यूजिकोराई से, एक फंगस जो बेकेन डिजीज या फुल सीडलिंग डिजीज कर रही थी राइस में, तो हेल्दी राइस सीडलिंग, तो उसकी वजह से सिम्टम्स बेकेन के उस हेल्दी राइस सीडलिंग के अंदर शो हुए। और लेटर उन्होंने बताया कि ये जो एक्टिव सब्सटेंस था वो जिब्लरिक एसिड था, जिसकी वजह से उनके अंदर वो सिम्टम्स आ रहे हैं। फिर अब तक 100 से ज्यादा जिब्लरिक एसिड्स या जिब्लरिन्स आइसोलेट कर लिए गए थे फंजाई और हायर प्लांट्स में, और जिब्लरिक एसिड 3 वन ऑफ द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम है और इसको सबसे ज्यादा इंटेंसिवली स्टडी किया गया है। और यहां पे इसके फंक्शंस में सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि ये एक तो एक्सिस की लेंथ बढ़ा सकता है, तो इससे लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक ज्यादा हो जाएगी। दूसरा, ये शेप ऑफ फ्रूट्स को, जैसे कि एप्पल की, उनको इंप्रूव कर सकता है। सेनिसेंस को डिले कर सकता है, तो अगर आप मतलब अगर सेनिसेंस डिले हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी एक्सटेंड हो जाएगी मार्केट पीरियड, ज्यादा लंबे समय तक वो परसिस्ट कर पाएगा मार्केट में। उसके अलावा GA3 को माल्टिंग प्रोसेस ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, ठीक है, माल्टेशन करने में। उसके अलावा अगर बात करें शुगर केन की, तो बोला शुगर केन जो है स्टोर करता है शुगर को अपनी स्टेम में, और अगर हम लोग शुगर केन क्रॉप के ऊपर जिब्लरिन्स को स्प्रे करते हैं तो लेंथ ऑफ स्टेम बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से यील्ड 20 टन पर एकड़ बढ़ सकती है। और अगर हम जुवेनाइल कोनिफर्स पे, जुवेनाइल का मतलब होता है जर्मिनेट होने के बाद मैच्योरिटी पीरियड के बीच का जो टाइम है उसे जुवेनाइल फेज कहते हैं। तो अगर हम लोग जुवेनाइल कोनिफर्स पे GA को जो है स्प्रे करें तो हेस्टन कर देता है, हेस्टन मतलब फास्ट कर देता है मैच्योरिटी पीरियड को, जिसकी वजह से अर्ली सीड प्रोडक्शन उनके अंदर हो जाएगा। और लास्ट बता रखा है कि ये बोल्टिंग कर सकता है। बोल्टिंग का मतलब है इंटरनोड एलोंगेशन जस्ट आफ्टर फॉलोड बाय फ्लावरिंग, मतलब प्रायर टू फ्लावरिंग, मतलब फ्लावरिंग होने से पहले। और ये किसके अंदर कर सकता है, बीट, कैबेज और वुड प्लांट्स में जिनके पास में रोजेट हैबिट थी। क्लियर है मेरी बात आपको? चलिए